हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में सभी एग्जामों में पूछे गए महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपके सामने देखेंगे और काफ़ी यूजफुल होगी आपके ये आने वाले एग्जामों के लिए। तो देखो, अब इसमें स्टार्ट करते हैं। हम सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो सभी के लिए, क्योंकि सभी को फ़ायदा होना चाहिए। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है कि किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे। तो देखो, ये जनता पार्टी थी, इसके द्वारा 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए गए और ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2008 के एग्जाम में। वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो सभी को पता होगा, 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था और ये उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और ये एसएससी 2019 में पूछा गया। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ क्या होता है। यदि वो लोकसभा का सदस्य हो तो सदन का नेता तो ये होता है प्रधानमंत्री, और ये एसएससी 2020 में पूछा। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले पहले व्यक्ति तो ये मोरारजी देसाई थे। इन्होंने सबसे पहली बार प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री तो पहले प्रधानमंत्री जो सिख रहे मनमोहन सिंह बने, कांग्रेस पार्टी से बने थे ये। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। जब प्रधानमंत्री बने थे, पहले प्रधानमंत्री थे जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, वो पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव, याद रखना। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था। जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस टाइम विधानसभा के सदस्य भी थे, तो ये थे एच.डी. देवगौड़ा। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी थी। तो ये 1980 से लेकर 1984 तक दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी थी और ये पहली बार बनी थी 1966 से लेकर के 77 तक। ठीक है, पहली बार बनी थी ये 1966 से 77 तक, दूसरी बार बनी थी 80 से 84 तक। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया। तो गुलजारी लाल नंदा बने थे नेहरू के बाद प्रधानमंत्री। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। तो सभी को पता होगा, किसानों के मसीहा थे ये, चौधरी चरण सिंह, और ये एसएससी 2015 में पूछा। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और ये देखो, यूपीएससी 1982 में भी पूछ लिया, एसएससी 1984 में, 2010 में भी, और यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है ये 2012 के एग्जाम में। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है। तो देखो, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। 6 महीने तक रह सकता है। 6 महीने के अंदर उसे किसी ना किसी सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, नहीं तो उसकी जो वो सदस्यता है वो बर्खास्त हो जाएगी। और देखो, ये एसएससी 2023 में पूछा गया। याद रखना, किसी भी सदस्य को अगर मंत्री बना रहना है तो उसको 6 महीने के अंदर किसी ना किसी सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर उसे मंत्री का पद छोड़ना होगा। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो होते हैं केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और ये बीपीएससी में पूछा गया 1996 में। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है 2 क्षेत्रों के मध्य। तो ये 6 महीने का अधिकतम हो सकता है, और यह एसएससी 2014 में पूछा। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। संसद का अनन्य भाग, देखो ये इसमें गलत दिया हुआ है। देखो, राज्यसभा भी होती है, लोकसभा भी होती है और राष्ट्रपति, ये तीनों सदस्य, ये तीनों भाग जो होते हैं ये संसद के अनन्य भाग होते हैं। ये यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया, लेकिन उसमें दिया होगा शायद उपराष्ट्रपति। तो याद रखना, उपराष्ट्रपति जो होता है ये संसद का अनन्य भाग नहीं होता है, तो इसे आप सही कर सकते हो। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो याद रखना, 2 बार आवश्यक है संसद की बैठक होना, और यह यूपीपीसीएस 1995 में पूछा। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध हो जाता है तो उसका समाधान कौन करेगा। तो ये संसद का संयुक्त सत्र करता है। देखो, सामान्य विधेयक पर ही आयोजित की जाती है जो संयुक्त बैठक है, ना तो संविधान संशोधन विधेयक पर, ना धन विधेयक पर, याद रखना। और ये एसएससी 2023 में पूछा है। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही थी। अस्थायी जो संसद बनी थी, तो याद रखना ये भारत में 17 अप्रैल 1952 तक रही थी। कब तक? 17 अप्रैल 1952 तक। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है।
तो इसको बुलाता है राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष करता है, याद रखना। और यह एसएससी 1999 में पूछा गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके लिए आयोजित की जाती है? कब की जाती है? जब विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है, तब ये आयोजित की जाती है और सामान्य विधेयक पर ही आयोजित की जाती है। और ये एनडीए 2014 में पूछा गया। और देखो ये भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो याद रखना आर्टिकल 108 में इसके बारे में दिया हुआ है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किस प्रकार से? देखो भारतीय जो नागरिकता है वो भारतीय बैंक में धन जमा करके आयोजित नहीं की जा सकती है। वैसे इसको अर्जित करने के 5 तरीके हैं, सभी को पता होगा, और त्यागने के 3 तरीके हैं। जैसे आपको अगर नागरिकता अर्जित करनी है तो उसमें पहला तरीका होता है जन्म के आधार पर आपको नागरिकता मिल सकती है, दूसरा होता है वंश परंपरा के आधार पर मिल सकती है, तीसरा होता है पंजीकरण करा के आप नागरिकता ले सकते हो, चौथा होता है देशीयकरण से नागरिकता प्राप्त कर सकते हो, पांचवा होता है अर्जित भूभाग के द्वारा। अर्जित भूभाग को अगर भारत में मिला लिया जाता है तो उसी से आपको नागरिकता, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और इसके निलंबन के भी 3 तरीके बताएं। जैसे एक तो आप स्वतः ही त्याग सकते हो, एक निलंबन के माध्यम से, एक नागरिकता से वंचित करने के द्वारा। तो समझ सकते हो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार खोज सकता है, एक कारण हो सकता है, तो 4 कारण दिए होंगे, तो उसमें से एक कारण है ये आपके सामने। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, यानी एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? तो ये समझ लो कि अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा भारत में, तो उसकी जो भारत की नागरिकता है, जैसे ही वो दूसरे देश की नागरिकता लेगा तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, यानी तुरंत ही। तो एसएससी 2023 में 13 में ये पूछा गया है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो उसी हिसाब से समझ सकते हो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों का ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40 जो है ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है और एसएससी 2013 में पूछा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है, ये भी एसएससी 2002 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो आर्टिकल जो है 75 ये कहता है, संविधान का अनुच्छेद है ये, और मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत जो नियम है वो आर्टिकल 75 निर्धारित करता है। जैसे आर्टिकल 75 में ही कहा गया है कि पीएम की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन इसमें पीएम की सलाह होगी, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है ये भी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 312 है और ये यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो ये आर्टिकल जो 15 है इसके बारे में पढ़ा ही होगा आप सभी ने। जो आर्टिकल 15 कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी दिए हुए हैं, जैसे कि राज्य अगर चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। 15(3) में दिया हुआ है, 15(4) में भी दिया हुआ है इसके बारे में। जैसे कोई पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, उनके लिए भी विशेष प्रावधान कर सकता है। लेकिन आर्टिकल जो 15 कहता है महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये एसएससी 2019 में पूछ लिया है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह आर्टिकल 352 में हुआ है, याद रखना। और बीपीएससी 1996 में पूछा गया कि संविधान में मंत्रिमंडल जो शब्द है इसका संविधान में एक बार उल्लेख है और आर्टिकल 352 में है। यदि नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंधन से संबंधित है? नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेदों में से कौन सा है आर्टिकल जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में कहता है? तो आर्टिकल 51 है और ये यूपीएससी 2002 में पूछ लिया। और 51A जो कहता है, 51A ये मूल कर्तव्यों के बारे में है, आर्टिकल 51A। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये आर्टिकल 335 में एसएससी 2015 में पूछा। ये देखो पता होगा आपको कि आर्टिकल 335 है,
335 में देखा जाए तो जैसे पदों के लिए देखो इसमें SC और ST को आरक्षण दिया गया है, और ये SC ST का जो मौलिक अधिकार भी है, आप सभी को पता हो तो आर्टिकल जो 16(4) है, 16(4) उसमें ये प्रावधान है इसके बारे में। तो ये मौलिक अधिकार हो जाता है पदों में आरक्षण का ST और SC के लिए। देखो आर्टिकल 330 और है, उसे भी याद कर लेना आप। 330 जो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति को आरक्षण देता है, और आर्टिकल 331 जो है वो लोकसभा में दो एंग्लो भारतीयों यानी आंग्ल भारतीयों को आरक्षण देता है। और लेकिन उसको जो 331 में जो प्रावधान दिया हुआ है दो आंग्ल भारतीयों के लिए, उसको आर्टिकल संविधान संशोधन 104 से समाप्त कर दिया गया है 2019 में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है ये क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो ये आर्टिकल 149 है, जो CAG होता है उसके कर्तव्यों को निर्धारित करता है। देखो CAG के बारे में प्रावधान है आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक CAG के बारे में प्रावधान किया गया है, और ये MPPSC 2019 में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है ये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सभी नागरिकों के लिए समान न्याय, मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? यानी किस आर्टिकल में समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है? तो आर्टिकल 39A में दिया हुआ है ये प्रावधान जो है, और SSC 2019 में पूछ लिया ये एग्जाम। और इसको आर्टिकल 39A को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान कहा जाता है। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक का उल्लेख है? तो ये आर्टिकल बताया मैंने अभी 148 है, और SSC 2020 में पूछ लिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल जो 2 है उसमें है ये, SSC 2017 में पूछा। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो USA में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, याद रखना। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो ये 1949 में लागू हुए थे जो नागरिकता के प्रावधान थे, और SSC 2013 में ये पूछ लिया। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है ये भारत के संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो देखो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम है, ये संविधान के भाग 2 में आता है, भाग 2 में, और ये 1955 का है, महत्वपूर्ण हो जाता है ये। NDA 2020 में पूछ लिया गया। और देखो इसमें इसी के तहत जैसे 1986 में नागरिकता से संबंधित संशोधन किए गए, 1992 में किए गए, 2003 में भी किए गए, 2005 में भी, 2015, 2019, तो समझ सकते हो यही कहलाते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है संविधान के भाग 2 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? 74 और 75 जो है ये मंत्रिपरिषद से संबंधित हैं, और SSC 1999 में पूछा। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो मंत्रिपरिषद जो होती है वास्तविक कार्यपालिका होती है, आपको पता होगा। राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र का प्रमुख होता है। जैसे कार्यपालिका शक्तियां जो होती हैं सभी वो तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो कार्यपालिका जो शक्तियों का प्रयोग करता है वास्तविक रूप से वो मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में करता है। और ये RRB 2005 में पूछा गया। जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बन जाना अनिवार्य है, याद रखना, नहीं तो उसे वो मंत्री का पद छोड़ना होगा। और ये SSC 2001 में पूछ लिया। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात तो ये थे भीमराव अंबेडकर, सभी को पता होगा। और JPSC 2013 में पूछा ये। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है भारत का जो संविधान है। और SSC 2002 में पूछा। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो देखो एकीकरण का महत्वपूर्ण श्रेय दिया जाता है भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और RRB 2005 में ये पूछा गया। एकीकरण का जनक भी कहा जाता है भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रथम भाषाई राज्य तो ये आंध्र प्रदेश बना था 1953 में। और SSC 2015 में ये पूछ लिया गया।
53 नहीं, 1956 में, जुलाई 1956 में आया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो उसी के तहत 14 राज्य 6 संघ शासित प्रदेश बने थे और उसमें सबसे पहले नेक्स्ट देखो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र बने। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये पुडुचेरी को दिया गया केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा, पुडुचेरी को। एसएससी 2019 में पूछा। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1975 में दिया गया। आपको पता होगा 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, उसके तहत तो इसको सहराज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, उसके तहत इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। असम का सहराज्य बनाया गया था 1974 में, फिर 75 में इसको पूर्ण राज्य बना दिया। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए खाली जगह सहमति की आवश्यकता होती है। तो देखो इसमें ऑप्शन में ये दिया हुआ होगा कि राज्य की नहीं, तो याद रखना इसमें बदलने के लिए, जो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश जो है 1 नवंबर 1956 को ही बना था, जब जुलाई 1956 में आया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। जो 14 राज्य बने थे उसी में बना था मध्य प्रदेश जो है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है ये। MPPSC 2014 में ये पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री थे। जो वो बनी थी, क्या बोलते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन बने थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। NTPC में भी पूछा गया है ये 2016 में। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री? तो बता दिया ये शुरू में ही मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो सदन का विघटन जो है ये विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। महत्वपूर्ण है ये। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए ये जो मूल कर्तव्य थे, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में दी गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की सूची जो है संविधान के भाग कौन से में दी गई है? तो याद रखना ये भाग 4A में दी गई है और आर्टिकल है 51A। तो महत्वपूर्ण हो जाता है ये भी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A, तो यही है मूल कर्तव्य। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या हैं? तो देखो इसमें मूल कर्तव्यों में दिया होगा, 4 ऑप्शनों में पूछा होगा कि चारों में से भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य कौन सा है। तो देखो ये मूल कर्तव्य जो है राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण। तो ये बिल्कुल ठीक था। ये सभी जो थे सभी जो हैं मूल कर्तव्य नागरिकों के। और SSC 2013 में ये पूछ लिया। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया था? तो 17 समितियों ने कार्य करना। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो देखो ये होती है प्राक्कलन समिति, और इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं, याद रखना। और याद रखना ये जितनी समितियां हैं संसद की, उन सभी में ये सबसे बड़ी होती है ये जो प्राक्कलन समिति होती है। और इसके अलावा एक और होती है आपकी, वो होती है लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति जो बनना स्टार्ट हुई थी 1921 में बनना प्रारंभ हुई थी, और उसमें सदस्यों की संख्या जो होती है लोकलेखा में 22 होती है। 15 राज्य लोकसभा से होती हैं, 7 होते हैं राज्यसभा से। और देखो सभी समितियों का और कार्यकाल होता है 1 वर्ष का, जैसे लोकलेखा हो गई, प्राक्कलन हो गई, और एक लोक उद्यम यानी सार्वजनिक उपक्रमों की भी होती है। तो इन तीनों समितियों का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। मंत्री इसमें सदस्य नहीं होते हैं, याद रखना, क्योंकि ये मंत्रियों के घोटालों की जांच करती हैं ये जो समितियां होती हैं, और ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं अपने आप में। और जो 1934 में बनी थी लोकलेखा उद्यम यानी सार्वजनिक उपक्रम समिति, वो कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर बनी थी, याद रखना। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है।
देखो, लोक संयुक्त संसदीय समितियों में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो होती है क्रमशः कितनी होती है। यानी इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे प्रवर समिति बनती है वो अस्थायी समिति बनती है, अगर उसको आप संयुक्त रूप से बनाओगे, लोकसभा और राज्यसभा के लिए लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक ही समिति बनाओगे, तो उसमें सदस्यों की संख्या रहेगी 45 और इसमें 30 रहेंगे लोकसभा के, 15 रहेंगे राज्यसभा के। अगर आप इसे अलग अलग बनाओगे दोनों के लिए तो इसमें सदस्य संख्या हो जाती है 30-30, याद रखना। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखो, इस क्वेश्चन में आपके सामने 4 ऑप्शनों में से ये दिया होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये संसदीय नियंत्रण नहीं है सार्वजनिक व्यय पर, याद रखना। जैसे इसके अलावा प्राक्कलन समिति है, लोकलेखा समिति है, लोक उद्यम समिति है, ये सभी सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण होते हैं। और ये जो लोग CAG होता है ये इससे संबंधित नहीं है, और ये उत्तर प्रदेश PCS 2005 में पूछ लिया है। लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो बताया मैंने अभी 22 होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। कौन विषयगत समिति है। विषयगत देखो, कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, तो ये सभी हैं विषयगत समिति हैं। यानी इनके नामों में देख रहे होंगे, कृषि के लिए कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन के लिए वन समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए तो विषय समिति, ये जो प्रौद्योगिकी के लिए है विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के लिए। कॉमन क्वेश्चन है ये तो। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्य होते हैं 7 और लोकसभा के 15, 22 होते हैं टोटल। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है, तो महाराष्ट्र और गोवा का जो है संयुक्त वो जो है उच्च न्यायालय, जो महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय है मुंबई न्यायालय, वो गोवा का भी है। अंडमान एवं निकोबार पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है, तो कोलकाता उच्च न्यायालय जो है उसी के अंतर्गत आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है, तो आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो बना है सबसे बाद में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई, तो नैनीताल में है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय। भले ही राजधानी देहरादून है लेकिन इसका उच्च न्यायालय कहाँ पर है, नैनीताल में। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है, तो संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा की जा सकती है। NDA में पूछा है ये 2020 में। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, तो देखो उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। देखो, इस रिट के बारे में बता दूं, ये एकमात्र ऐसा मामला है जिसमें हाई कोर्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट से अधिक शक्ति दी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो करता है 5 प्रकार की रिट जारी, और ये जो है क्या बोलते हैं उच्च न्यायालय जो है ये 6 प्रकार की करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत और ये करता है 226 के तहत, याद रखना। और देखो, इसमें भी सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके अलावा उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, और एक इंजेक्शन जो रेट है वो एकमात्र इंजेक्शन रेट है उसको हाई कोर्ट ही जारी करता है, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये इसको जारी नहीं करता है। और एक और प्रतिषेध रेट और है उसको भी जारी करता है ये। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद जो है असंवैधानिक है, बंद जो है असंवैधानिक है, तो केरल उच्च न्यायालय ने इसकी घोषणा की थी। किस न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। किस न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार है, तो भारत के राष्ट्रपति को। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार राष्ट्रपति को, याद रखना। SSC 2002 में और 2004 में पूछा है ये। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रह सकते हैं, तो 62 वर्ष की आयु तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है और हाई कोर्ट का 62 तक। भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट इनका मानसपुंज है, मानसपुंज। भारत में चलित न्यायालय इनका मानसपुंज है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इससे सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 2019 से, 1 जनवरी 2019 से। भारत का 25वां भी है ये। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की आयु, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? यानी ये पूछा है इसमें, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो उसे कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? तो उसने उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत की हो, तब वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। नेक्स्ट देखो, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्यपाल होता है राज्य सरकार का। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। तो यह विकल्प जो कहा था ये सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था, क्योंकि ये भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल थी और इन्हीं के द्वारा कहा गया कि राज्यपाल जो है सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? सरोजिनी नायडू थी, किसी राज्य की, और उत्तर प्रदेश की बनी थी। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति आचरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति होता है। राज्यपाल जो होता है अपने राज्यपाल जो है अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश ये सप्ताह तक, कितने सप्ताह तक? तो देखो इसमें टाइम मिस्टेक हो गई है, तो इसमें आप 6 सप्ताह कर लेना। 6 सप्ताह तक, कितना? 6 सप्ताह तक अगर राज्य विधानमंडल के इसमें अनुमोदन नहीं किया गया है तो राज्यपाल का जो है अध्यादेश है वो 6 सप्ताह तक अधिकतम रह सकता है, यानी 42 दिन तक। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही राज्यपाल ही है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल के द्वारा। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, देखो राज्यपाल की जो नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल है वो आर्टिकल 155 है और ये यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो विधानसभा को स्थगित करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, याद रखना। एसएससी 2002 में पूछा है। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है नियुक्ति। 2 या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? तो आरंभिक अधिकारिता कहलाती है। क्या? आरंभिक अधिकारिता। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों में जो समाधान करता है वो भारत का उच्चतम न्यायालय ही करता है, याद रखना। भारत का उच्चतम न्यायालय जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद होते हैं तो उनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितनी वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक ही पद पर रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? तो वही क्वेश्चन है, 65। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो देखो ये तो पुराना है, 2,80,000, अब तो ज़्यादा हो गया है। नहीं, इसका ये सही जवाब है 2,80,000 ही है। वो तो राष्ट्रपति का ध्यान आ गया मुझे, राष्ट्रपति का है ज़्यादा, 5 लाख के करीब है राष्ट्रपति का। भारत के उच्चतम न्यायालय को आरंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। भारत के उच्चतम न्यायालय को आरंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसा परामर्श लेने के लिए कहता है, याद रखना। अपने आप नहीं देता है, तभी देता है जब राष्ट्रपति परामर्श लेने के लिए कहता है सुप्रीम कोर्ट से। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो ये थे PN भगवती। कौन? PN भगवती। निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो देखो ये फातिमा बीबी थी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, लेकिन ये मुख्य न्यायाधीश नहीं थी, याद रखना। आज तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो संचित निधि से दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, याद रखना। और उच्च न्यायालय जो होते हैं उनका जो वेतन दिया जाता है वो राज्यों के जो होता है संचित निधि उससे दिया जाता है, लेकिन उनकी पेंशन जो दी जाती है वो भारत की संचित निधि से ही दी जाती है, याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो कमल नारायण सिंह जो थे ये सबसे कम समय तक न्यायाधीश रहे थे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो मुख्यमंत्री को जो है राज्य विधानमंडलों का भाग नहीं माना जाता है। इसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को भाग माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? तो EMS नंबूदरीपाद थे केरल के पहले मुख्यमंत्री। किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो ये सुचेता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो न्यूनतम हो सकती है 12, और प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 15% के करीब हो सकती है। और दिल्ली में ये 10% है, दिल्ली में अधिकतम 10% हो सकती है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? पश्चिम बंगाल में नहीं है विधान परिषद। ऑप्शन में दिया होगा, विधान परिषद पश्चिम बंगाल में नहीं है, मात्र 6 राज्यों में है विधान परिषद, याद रखना। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है विधान परिषद में। हाँ, तो देखो बिहार में तो विधान परिषद की संख्या है 75, उत्तर प्रदेश में है 100, याद रखना। क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्पादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? तो ऐसा नहीं है, नहीं होती है। राज्य के विधान परिषद के उत्पादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका नहीं होती है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो देखो द्विसदनात्मक विधायिका, तो देखो ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिया होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी 6 राज्यों में है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, यानी समझ सकते हो द्विसदनात्मक विधायिका है। विधान परिषद और विधानसभा दोनों 6 राज्यों में है। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो 1/3 हिस्सा जो है ये चुना जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का जो हिस्सा है ये स्थानीय निकायों के द्वारा चुना जाता है, 1/3। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं। और ये देखो UPPCS 2012 में, UPSC 1989 में भी पूछा है। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो 126 हैं असम में। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा जारी किए जाते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के सदस्य करते हैं अध्यक्ष का चुनाव। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो 1952 में हुए थे। स्वतंत्रता के बाद पहले जो आम चुनाव थे। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में किया गया। ये भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो निर्वाचन आयोग की होती है। SSC 2013 में पूछ लिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। और UPPCS में पूछा ये। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। किसकी? लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। UPSC 1957 में पूछा ये दिनेश गोस्वामी समिति के बारे में। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो ये सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह वेतन मिलता है 2,50,000 रुपये। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? तो ये आयोग निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? तो देखो ये मिस्टेक है, ऑप्शन के हिसाब से देखना था, ऑप्शन में दिया होगा ये। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है? तो संविधान के द्वारा है ये निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त और कार्यकाल जो है। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो देखो ये जो घोषणा की गई थी 1962 में की गई थी सबसे पहले आपातकाल की, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था।
तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे उस टाइम भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? देखो, एक तो युद्ध की स्थिति में, एक बाह्य आक्रमण की स्थिति में, और एक सशस्त्र विद्रोह के, यानी इन 3 स्थितियों में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि तो ये 6 माह हो सकती है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? तो देखो, वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगा है। बाकी जो आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल, वो भारत में लग चुके हैं। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो याद रखना, अधिकतम जो राष्ट्रपति शासन है वो 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? अंतिम उपाय के रूप में तो ये अनुच्छेद 356 का समर्थन किया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कि इसका जो प्रयोग है अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा, यानी जब कोई भी रास्ता ना हो तब। CDS में पूछा है ये 2020 में। वित्तीय आपातकाल स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? तो राष्ट्रपति के। देखो, याद रखना, वित्त विधेयक के बारे में आर्टिकल 117 में प्रावधान है और धन विधेयक 110 में। तो याद रखना, सभी जो धन विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक होते हैं वो धन विधेयक नहीं होते हैं। तो समझ सकते हो कि वित्त विधेयक में धन विधेयक के अलावा भी विधेयक होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी को है। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? तो देखो, ऑप्शन में दिया होगा भोजपुरी, ये नहीं है। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, मूल संविधान में 14 थी। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर को। UPSC में पूछा है 86 में ये। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है 368 के तहत आर्टिकल, तो ये जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। ये जो पहला संविधान संशोधन था, याद रखना, संशोधन अधिनियम पहला जो था ये भूमि सुधार से संबंधित था और 1951 में हुआ था ये। संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान? तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है मिनी संविधान। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य बता दिया मैंने? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, ये जो शब्द हैं किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। ये सभी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है तो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। जो आर्टिकल है 51A, ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है। UPSC में पूछ लिया है ये 1982 में। भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो संपत्ति का जो अधिकार है उसको MPPSC में पूछा है। अब ये विधिक अधिकार है, आर्टिकल 300A में बना दिया है ये। देखो, इसमें खाली जगह वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान कर दिया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया? तो आर्टिकल ये संविधान संशोधन हुआ था 74वां इसके द्वारा। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 से 18 की गई? तो ये हुआ था 61वां संविधान संशोधन 1989 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A तो ये संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया।
कौन सी भाषा हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो देखो ये राजस्थानी नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यूपीपीसीएस में पूछ लिया है ये। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो 14 भाषाएं हैं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त। ये बीपीएससी 2008 में पूछा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और देखो एक सेकंड क्या पूछा है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और खाली जगह में प्रारंभ की गई। तो देखो सबसे पहले राजस्थान में प्रारंभ की गई, फिर आंध्र प्रदेश में, तो ऑप्शन में यही सही है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो भारत की जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अशोक मेहता ने की थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो यह तहसील स्तर जो है ये पंचायती राज व्यवस्था का जो 3 स्तर हैं उसमें नहीं है, ऑप्शन में दिया होगा उसी हिसाब से। खंड स्तर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक है, प्रशासनिक प्राधिकरण है, याद रखना। खंड स्तर पर जो पंचायत समिति होती है प्रशासनिक प्राधिकरण, महत्वपूर्ण है ये। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो 2 स्तरीय के, याद रखना। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राज्य में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्वशासन का जनक। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन जो है होंगे? ये होंगे 6 माह के अंतर्गत होंगे, याद रखना। अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर नए निर्वाचन होने जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? 1885 को हुआ था। लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया? तो 1986 में बनी थी ये। लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति कब बनी थी? 1986 में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। 1906 में। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? जयप्रकाश नारायण ने। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके की स्थापना किसने की थी? तो सी.एन. अन्नादुरई ने की थी। किसी राजनीतिक दल को राजनीतिक दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो ये आयोग के द्वारा दी जाती है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? तो भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग द्वारा 2019 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? 2019 में तो ये नेशनल पीपल्स पार्टी को मिली थी 2019 में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो ऑप्शन में देखा जाए तो अकाली दल होगा और 3 नहीं होंगे उसमें। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो जब आपातकाल की बताया मैंने, राधाकृष्णन थे, रिपीटेड है ये। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया? तो 2012 में बनी थी, ये केजरीवाल की पार्टी है। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार तो 1977 में बनी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को स्थापित किया गया तो 1999 में। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2 को, लेकिन ये अब समाप्त कर दिया गया। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख। लद्दाख जो क्षेत्र है सबसे बड़ा है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रफल के हिसाब से। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए तो 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 14 है लोकसभा में। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 11 है। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जा सकते हैं? 3, लेकिन 2 सत्र आयोजित करना अनिवार्य है, याद रखना, क्योंकि 2 सत्रों के मध्य की अधिकतम अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकती है, याद रखना। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य के अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? तो अध्यक्ष
10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा निर्णय दिया जाता है। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो कम से कम 55 सांसद होने चाहिए, याद रखना। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? आपको पता होगा तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना वाले प्रश्न, तो ये सभी पढ़े होंगे। तो ये जो पूछे जा सकते हैं, तो अधिकतम 20 प्रश्न तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं विशेष सत्र में। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक हुई थी 3 मई 1952 को। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहा जाता है? तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल कहलाता है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो ये मध्य प्रदेश जो है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के। वैसे तो लोकसभा में सबसे अधिक देखा जाए तो निर्वाचित सदस्यों का उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, 80 सदस्यों का करता है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश के 31 है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो देखो राज्यसभा की बिहार में 16 सीटें और लोकसभा की 40 सीटें। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि उच्च सदन उस पर किसी समय में, कितने समय में कार्य संपादन ना करे, तो अधिकतम 14 दिन तक ही अपने पास रख सकता है जो राज्यसभा है लोक धन विधेयक को। धन विधेयक पर संपूर्ण शक्ति लोकसभा को दी गई है, याद रखना। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के बारे में सबसे अधिक, यानी लोकसभा से अधिक शक्ति दी गई है राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के संबंध में। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा की। यानी असदस्य कैसे समझ सकते हो? किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो उसी वजह से उसी के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। वो सभापति होता है उसका राज्यसभा का, और उसे वेतन भत्ते भी उसी के मिलते हैं सभापति के, और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, याद रखना। उसी वजह से असदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाती है। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन का। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति को। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? तो 14 दिन तक, याद रखना। क्योंकि जो वित्त विधेयक होते हैं उसमें सभी धन विधेयक भी आते हैं, तो उसी हिसाब से समझ सकते हो 14 दिन तक। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्र अधिकार होता है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानूनी बनाने के प्राधिकृत करने में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है मूल अधिकारों से। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, यानी समझ सकते हो न्यायालय जो होता है मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो आर्टिकल जो यह है 19, ये अनुच्छेदों में देखा जाए तो ऑप्शन में दिए होंगे, उसमें भिन्न वर्ग में आता है, और यूपीपीसीएस में पूछा है 2000 में। स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 6 प्रकार की।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है विधायन सत्ता पर? तो अनुच्छेद 14। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? 19। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? 25 से 30, 25 से 28 करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और 25 से 28, 30 भी चल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? हड़ताल पर जाने का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो आर्टिकल 25 के द्वारा। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो यह संपत्ति का अधिकार है। कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है, आरआरबी 2004 में पूछी है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21A। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता जो है, ये भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है, याद रखना, CDS में पूछा है। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति को। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है तो ये नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं, ये निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यपत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाता है? तो राष्ट्रपति। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने का या कम करने का अधिकार राष्ट्रपति को है ओनली। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति समादेश जो है निम्नलिखित में निहित होता है, तो राष्ट्रपति में। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो ऑप्शन में दिया होगा लोक कल्याण, ये नहीं है, MPPCS में पूछा है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता देना। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, सेक्युलर। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किए गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो आर्टिकल 36 से 51 तक है। किससे? 36 से 51 तक, और भाग 4 में। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। तो 49 में कहा गया है ये। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान आर्टिकल 39A में है। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो सूचना का अधिकार जो है ये सम्मिलित नहीं है। तीनों होंगे, ये नहीं होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं?
समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी, ये 3 प्रकार से बांटे जा सकते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो हैं समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी में। राष्ट्रपति को लोकसभा में कितने 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन को, लेकिन अब ये समाप्त कर दिया है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन है जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किन के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? राज्य, विधानमंडल और पंचायतों के मध्य। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो 11वीं में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची को। राष्ट्रपति को उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए तो वो पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है, याद रखना। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेते हैं तो अपना त्यागपत्र देते हैं वो राष्ट्रपति को। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है राष्ट्रपति। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो ज्ञानी जैल सिंह जो थे ये थे। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो वी गिरी जो थे, वी गिरी ये श्रम मंत्री भी रह चुके हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? तो ये आर्टिकल 123 जो है ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने का। उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है, याद रखना। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। लोकसभा की सहमति से राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, याद रखना। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है और इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमित अवधि में पद प्राप्त किया? तो M.H. अंसारी। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। UPSC 2024 में ये पूछा है, याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2004 में पूछा है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, याद रखना। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? तो कृष्णकांत की हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो वी गिरी। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिविपर्स को समाप्त कर दिया गया? तो 26वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। तो 71वें के द्वारा, 21वें के द्वारा जोड़ा गया था सिंधी को और 92वें के द्वारा जोड़ा गया था बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली को। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? तो 39वें के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं? तो 92वें के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं हम आपके सामने, पिछले 20 वर्षों में पूछे गए GS के सभी एग्जामों में। तो काफ़ी अच्छी क्लास हो रही है आपके लिए, अच्छी आपके फ़ायदेमंद भी महसूस हो रही होगी आपको ये। तो आपसे मैं कहूँगा, आपका फ़र्ज भी है ये चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करना
और देखते रहो मेरे साथ, अच्छे से समझो सभी क्वेश्चनों को। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? तो 42वें के तहत। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, और सहराज्य बनाता है ये 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा असम का। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया? 42वें के द्वारा 5 विषय डाले गए थे राज्य सूची से समवर्ती सूची में। नेक्स्ट देखो, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया के प्रारंभ में कर सकता है? क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो नहीं कर सकता, क्योंकि जो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये ओनली संसद में होती है, तो राज्य विधानमंडल जो है इसको नहीं कर सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर के 5 वर्ष कर दिया गया? तो ये संविधान संशोधन 44वां था, जिसके तहत संविधान संशोधन अधिनियम था। ये जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसके द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो स्थानों के राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची ये 4थी अनुसूची में दी हुई है, और ये जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है ना, ये जनसंख्या के अनुपात में होता है, याद रखना। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन जो है ये 3 प्रकार से किया जा सकता है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1997 में पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो देखो, राष्ट्रपति जो है राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्य सूची के विषयों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो संसद के सदनों को बुलाता है राष्ट्रपति, और ये एसएससी 2019 में पूछा है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो देखो, भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद के बारे में बात की जाए तो अनुच्छेद 60 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 60 के तहत ही राष्ट्रपति न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो इसकी सूचना देता है वो लोकसभा अध्यक्ष को। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों का जो वेतन दिया जाता है उसका निर्णय कौन करता है? तो ये संसद करती है, संसद के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। जो भारतीय संसद है उसकी संप्रभुता प्रतिबंधित है किससे? न्यायिक समीक्षा से। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के पद से संबंधित जो कोई विवाद होता है उसकी सुनवाई करता है सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है? तो देखो, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार? तो आर्टिकल 11 के तहत। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अप्रत्यदेय अधिकार हैं। मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अप्रत्यदेय अधिकार हैं ये। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? तो आर्टिकल 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान है, और ये CGPSC में 2005 में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? तो देखो, तीसरी अनुसूची में दिया हुआ है शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है तीसरी अनुसूची। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 29 में दी हुई है। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
राज्यपाल पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है? तो देखो, राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, तीनों की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन और भत्ता दिया जाता है, लेकिन इसकी पेंशन जो दी जाएगी वो भारत के संचित निधि से दी जाएगी। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? साझा उच्च न्यायालय तो ऑप्शन में दिया होगा महाराष्ट्र और गोवा। इसके अलावा देखो, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार वो भी है एक ही संयुक्त, यानी कोलकाता न्यायालय ही है उसी के लिए, अंडमान निकोबार के लिए ही। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ये बिलासपुर में स्थित है। कहाँ? बिलासपुर के, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो लोक लेखा समिति के लिए भारतीय जो महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो महालेखा समिति का एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। CAG जो होता है। मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो देखो, मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं वो 3 स्तर के होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, याद रखना। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितनी समितियों ने कार्य करना शुरू किया था? तो 17 समितियों ने। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किए गए थे। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो 1992 में की गई थी यह संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। देखो, तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1990 से लेकर के 1992 तक चला था। ठीक है, इसी के तहत ये संधि हुई थी 1992 में श्रीरंगपट्टनम की। वोडेयार खाली जगह के शासक थे? तो वोडेयार जो थे मैसूर रियासत के शासक थे। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी के द्वारा यह डाक व्यवस्था शुरू की गई थी। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ जो है यह गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। किसने? अर्जुन देव ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी ये वॉरेन हेस्टिंग्स था। देखो, ये इस क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से वॉरेन हेस्टिंग्स है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के बाद देखा जाए तो बंगाल का गवर्नर हेनरी वेंसिटार्ट भी रहा था, उसके बाद हैरी बैरल्स भी रहा था, उसके बाद जॉन कार्टियर रहा था। तो जॉन कार्टियर के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। ठीक है, ये बंगाल का पहला गवर्नर था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी था ये वॉरेन हेस्टिंग्स जो था। नेक्स्ट देखो, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता रेगुलेशन, धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो ये गुरु अर्जुन देव थे, और इसी वजह से जैसे इन्होंने खुसरो की सहायता की थी तो उसको गलत समझ गया था जहांगीर, और उसने इसको अर्जुन देव को मृत्युदंड भी दिलवा दिया था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो ये 1799 में मारे गए थे अंग्रेजों के साथ। टीपू सुल्तान जो है वेलेजली टाइम था, उस टाइम वेलेजली था। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो इसमें सहायता की गई थी सैयद बंधुओं के द्वारा फर्रुखसियर को शासक बनाने में सैयद बंधुओं के द्वारा सहायता की गई थी। इन्हीं को किंग मेकर कहा जाता है, याद रखना। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो देखो, ये अवध के जो नवाब हुआ करते थे उन्हें वजीर कहा जाता था, वजीर। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में कोलकाता में न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी इसी के टाइम में आया था, याद रखना। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंधु का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो लॉर्ड एलन बरो के टाइम में सिंध का विलय किया गया था अंग्रेजी राज्य में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था?
तो ये हैदर अली विजयी हुआ था। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें देखो, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के 1769 तक हुआ था, ठीक है। दूसरा हुआ था 1780 से लेकर के 84 तक। तीसरा हुआ था 1790 से लेकर के 92 तक। और आपका चौथा हुआ था 1799 से 1798-99 में हुआ था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ये लाहौर में थी। और ये पूछा गया है पीएससी 2008 में, उत्तराखंड में। धर्मसभा जो 1829-30 में बनी थी, उसके संस्थापक कौन थे धर्मसभा के? ये राधाकांत देव के द्वारा गठित की गई थी धर्मसभा। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज ये हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना था इसका, और एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। ब्रह्म समाज का महत्वपूर्ण उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, यानी हिंदू धर्म की जो बुराइयां हैं उनको कम करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। और राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? तो ये 1882 में किया गया था। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य कार्यालय 1882 में अडियार में। कहाँ पर? अडियार में। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो रामचंद्र विद्यावागीश ने संभाली थी। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु रामदास ने इसको संगठित किया था, कूका आंदोलन को। महत्वपूर्ण हो जाता है ये। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था? देखो, मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। एस.सी. सीतलवाड़, वी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। मद्रास लेबर यूनियन के जो ये एम.सी. सीतलवाड़, वी.एन. राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी ये प्रमुख सदस्य थे। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है? तो राजाराम मोहन राय को आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है भारत का। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सैयद अहमद खान के सर सैयद अहमद खान के द्वारा। वायकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया था? ये केरल में चला था। वायकोम सत्याग्रह जो चला था भारत में 1924-25 में। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। 1928 में इसका नेतृत्व इन्होंने संभाला था और इसी में इन्हें सरदार की उपाधि महिलाओं के द्वारा दी गई थी। हो विद्रोह हुआ था तो 1820-21 के दौरान हुआ था यह विद्रोह। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की पुस्तक है गुलामगिरी। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो ये आए थे खासी जनजाति के संपर्क में। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये रांची यानी झारखंड से संबंधित थे। बिरसा मुंडा जो थे, जो मुंडा विद्रोह हुआ था उससे संबंधित थे। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता? तो ये N.M. जोशी थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता N.M. जोशी। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो ये लखनऊ में की गई थी और ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन एक कोह यानी पर्वत का आंचल का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया? तो संथाल समुदाय को बसाने के लिए दामिन एक कोह यानी पर्वत का आंचल ये इसका निर्माण किया गया था ये संथाल समुदाय को बसाने के लिए। और ये देखो जो ये संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में हुआ था और ये पूर्वी भारत में हुआ था। सिन्नू और कानू इससे संबंधित थे और ये CDS 2019 में भी पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग 1857 विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? 1857 विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है। ये पील आयोग है और बीपीएससी 2002 में पूछा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन हुम यानी AO हुम कह सकते हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना AO हुम के द्वारा की गई थी। कॉमन क्वेश्चन है काफ़ी। भारतीय इतिहास में 1885 ईस्वी में
भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक, चलो छोड़ो इसे, जरूरी नहीं। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी, ये पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दल नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये जो बाल गंगाधर तिलक थे, यानी जैसे कहा जाता है लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो थे ये गर्म दल से संबंधित थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? तो दादा भाई नौरोजी जो थे ये थे इसी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से, याद रखना। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना व निरोध। प्रार्थना, याचना व निरोध ये उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। गदर पार्टी के प्रमुख नेता हरदयाल। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1905 से 17 की अवधि है उसको उग्रवादी चरण कहा जाता है, याद रखना। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक हुए एनी बेसेंट। मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन हुई हैं? एनी बेसेंट। और पुणे और जो महाराष्ट्र में होम रूल बनी थी उसके प्रवर्तक कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? तो ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र को शुरू किया गया था, याद रखना। बंगाल का विभाजन हुआ था 15 अक्टूबर 1905 को। 15 अक्टूबर 1905 को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो बाल गंगाधर तिलक को है यह उत्सव प्राप्त करने का श्रेय। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, अनुशीलन समिति। किसके द्वारा? वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों से यह समिति बनी थी, अनुशीलन समिति, बंगाल में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, याद रखना। गीता रहस्य भी इन्हीं की पुस्तक है, बाल गंगाधर तिलक की। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन कहा था अरविंद घोष ने। जो राजनीतिक स्वतंत्रता है राष्ट्र की प्राणवायु है, यह अरविंद घोष के द्वारा कहा गया। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता कराया गया था उसका श्रेय दिया जाता है एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट के प्रयासों से ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया गया था 1916 में। इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन में दिए होंगे और 3 से अलग है, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो देखो काफ़ी अच्छा है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का जलाया जाना है ये निष्ठुर बर्बादी है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने बनाया था भारत छोड़ो का। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में, जब मंत्रिमंडल से कांग्रेस ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था, तो उसी के बाद मुक्ति दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो जेबी कृपलानी जो थे एक शिक्षक थे। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की। यह यूपीएससी में पूछा जा चुका है 2000 में। जो भारत का विभाजन था, यानी जो भारत विभाजन का बाल्कन प्लान था, ये माउंटबेटन के मस्तिष्क का विभाजन था या मस्तिष्क का उपज थी, याद रखना। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी?
तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना और दूसरा सत्याग्रही था पंडित जवाहरलाल नेहरू। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों यानी गतिविधियों में कमी लाने के लिए। इसी को ब्लैक कानून भी कहा जाता है। बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून भी इसी को कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जमा मस्जिद के पास दोबारा देखो, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन था। पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन था दक्षिण अफ्रीका में। इस स्टेशन पर महात्मा गांधी को फेंक दिया गया था, याद रखना। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे। ये 1893 में गए थे दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए और 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। इसी वजह से 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो बेब मिलर जो था, ऑप्शन के हिसाब से ये महात्मा गांधी के साथ था। ये यूपीपीसीएस 2005 में 15 में पूछा है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ये। नेक्स्ट देखो, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल थे। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में आया था। इसको काले झंडे दिखाए गए थे। मुंबई में काफ़ी विरोध भी हुआ था क्योंकि इसमें जो सदस्य थे सभी सातों के सातों अंग्रेज थे। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? CF एंड्रूज। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1923 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो यह की गई थी इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। यूपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। लॉर्ड लिनलिथगो जब क्रिप्स मिशन आया था भारत में। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने कराया था? तो सर सिरल रेडक्लिफ। इसी के नाम पर है रेडक्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच, चीन और भारत के बीच है मैकमोहन। और भारत और बांग्लादेश के भी मध्य रेडक्लिफ। क्यों? कि पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो सिंगापुर में, यानी आज़ाद हिंद फौज जो बनी थी वो सिंगापुर में बनी थी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन ये हरिपुरा में हुआ था। कहाँ पर? हरिपुरा में। और अध्यक्षता की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन यानी जो 1931 में हुआ था अध्यक्षता की थी? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। निम्न में से इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी जाती है भारतीय नागरिक सेवा यानी ICS को। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू कर दी? यानी ब्रिटिश के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया गया था इसको? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको रद्द किया गया था। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 का, ये प्रेस पर प्रतिबंध से संबंधित है, याद रखना। UPSC 2005 में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है उपन्यास आनंद मठ, उसमें
किया गया सन्यासी विद्रोह का उल्लेख। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय तो बाल गंगाधर तिलक थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, ये वर्नाकुलर प्रेस जो एक्ट है ये कब आया था? 1878 में, और इसको समाप्त इसको समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। किसने? रिपन ने। और ये आया कब था? 1878 में। किसके टाइम में? लॉर्ड लिटन के टाइम में आया था, ना कि कर्जन के। तो सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही गलत था मिलान। तो इसमें कर्जन ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट संबंधित है लॉर्ड लिटन से। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो ये सरदार पटेल थे। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? ये अल हिलाल जो है ये प्रकाशित है अबुल कलाम आजाद के द्वारा। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम फिजन से संबंध है? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो ये 1896 में गाया गया था, पहली बार 1896 में। और क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि वंदे मातरम गीत जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, कौन सी जगह हुआ था? तो 1896 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये कोलकाता में हुआ था, और रहीमतुल्लाह ने इसमें अध्यक्षता की थी, और इसी में पहली बार गाया गया था ये वंदे मातरम गीत जो है। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा लिखी गई थी। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग जो था, इसी के द्वारा ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। सती प्रथा भी इसी से संबंधित है, इसी को भी प्रतिबंधित इसी ने किया था। 1828 में सती प्रथा, और 29 में नहीं, देखो ऐसा भी आ सकता है 1829 या 2829 में, 2829 समझ सकते हो, या फिर 29 लगा दो तो सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था बेंटिंग ने, और 1930 में ठगी प्रथा को किया था, और 33 में किया था इसने नरबली प्रथा को प्रतिबंधित। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठाओं ने किया था सर्वाधिक विरोध। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो यह हेस्टिंग्स था, हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डाक टिकट शुरू किए गए थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, यानी रिंग फेंस पॉलिसी। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही ये जो सरकारी खजाना था मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, यानी ये पूछा है इसमें सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था जिसने भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? तो ये देखो बांडीवास का युद्ध है, काफ़ी फेमस